समक्ष पुनः प्रस्तुत हुआ हूं। मेरा नाम दयानंद कुमार, पीजीटी कॉमर्स, गिरिडीह +2 हाई स्कूल गिरिडीह। पिछला एपिसोड में हमने आप लोगों को एनपीओ के बारे में बताया था। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संगठन या संस्था, जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि गैर व्यापारिक संस्था क्या होती है। तो गैर व्यापारिक, एक बार उसको मैं रिवीजन कर दूं, ज्यादा बेटर होगा, तब फिर आगे हम इस टॉपिक को बढ़ेंगे। गैर व्यापारिक संस्था वैसी संस्था है जिसका उद्देश्य व्यापार करना नहीं है, वो समाज की सेवा के उद्देश्य से वह संस्था बनाई जाती है। संस्थाओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, व्यापारिक संस्था और गैर व्यापारिक संस्था। व्यापारिक संस्था वह संस्था होती है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट होना, वो लाभ कमाने के लिए बनाई जाती है। और गैर व्यापारिक संस्था वे संस्था होती है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि उसका उद्देश्य समाज में की सेवा करना या सेवा करने के उद्देश्य से वह बनाया जाता है। इसके आगे हम लोग इसमें जाने थे कि व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा अकाउंटिंग मेंटेन और गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा अकाउंटिंग मेंटेन का तरीका अलग अलग है। दोनों में अकाउंटिंग अलग अलग तरीके से मेंटेन किया जाता है। जहां व्यापारिक संस्थाओं में लाभ, जो संस्थाएं लाभ कमाती है, उसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। वहीं गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और फिर बैलेंस शीट बनता है, जिसका हमने पहले पिछला क्लास में इसके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के भाग को हम लोगों ने कुछ हद तक जाना था। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग जैसे कि चर्चा किए थे, वो कैश बेसिस पर बनता है। कैश बेसिस मतलब कि अगर संस्था में कहीं से भी कैश आया तो उसकी हम लोग एंट्री करते हैं, और कैश का पेमेंट हुआ तो फिर उसका एंट्री हम लोग करते हैं। वो कैश रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है, कैपिटल नेचर का भी हो सकता है। रेवेन्यू मीन्स आयकर, कैपिटल मीन्स पूंजीगत। रेवेन्यू नेचर मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकता है, रेवेन्यू पेमेंट्स भी हो सकता है, कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकता है, कैपिटल पेमेंट भी हो सकता है। ये दोनों ही बातों का हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। यानी कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट का संबंध रेवेन्यू और कैपिटल दोनों से है। दोनों ही प्रकार के इनकम को, दोनों ही प्रकार के आयों को या व्ययों को हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। यहां पर एक वर्ड जो हमने आप लोगों के सामने चर्चा किया वो है रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस चैप्टर में आगे हम लोग को समझने के लिए इस तथ्य को बहुत क्लियर समझना होगा, जिसका चर्चा हमने पहले भी आप लोगों से कर चुका हूं। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब वह रिसिप्ट होता है जो गैर व्यापारिक संस्थाओं को बार बार होने वाला रिसिप्ट, जिसका प्राप्ति संस्था को सालों भर या वर्ष के दौरान होते रहता है, उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। कैपिटल रिसिप्ट वह रिसिप्ट होता है जो संस्था को कभी कभार, या हम इसको कह सकते हैं कि जीवन में एक बार, या जिसका नेचर रेकरिंग नहीं है, उसे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। इसी प्रकार एक्सपेंडिचर में भी बातें हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वह एक्सपेंडिचर है जो संस्था या गैर व्यापारिक संस्था को चलाने के लिए हमेशा आवश्यक होता है। जैसे कि हम लोग अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर लेते हैं तो रेंट, किराया। कोई भी गैर व्यापारिक संस्था को चलाने के लिए अगर कोई बिल्डिंग को किराए पर लिया गया है तो वह किराया या फिर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है, सैलरी है, स्टाफ को जो वेतन देते हैं, वेजेस है, ये सारा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यानी कि ये संस्थाओं को ये खर्च बार बार होने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने किसी स्टाफ को वेतन दे दिया अब उसे लाइफ टाइम जीवन भर हमको नहीं देना, ऐसी बात नहीं है। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो विशेषता है
वह है कि वो हमेशा होने वाला एक्सपेंडिचर है, वो रेकरिंग नेचर है, हमेशा होने वाला है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो रेकरिंग नहीं है, यानी नॉन रेकरिंग, यानी कि जो बार बार होने वाला नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग जान सकते हैं, यानी कि और अगर इसको क्लियर करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वह एक्सपेंडिचर है जो कभी कभार संस्था को होता है या संपत्तियों का जिससे निर्माण होता है, कैपिटल एसेट्स तैयार होता है। एग्जाम्पल अगर लें कि बिल्डिंग परचेज की, लैंड परचेज की, इन्वेस्टमेंट की, तो ये सब जो है वो संस्थाएं हमेशा नहीं करती हैं। वो इसका नेचर जो है, इसकी विशेषता जो है वो रेकरिंग नहीं है, ये नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, तो इसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन हम लोग रिसीट और पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट दोनों का ही हम लोग लेखा जोखा इसमें करते हैं। उसका नेचर रिसीट और पेमेंट अकाउंट का रेवेन्यू और कैपिटल से बाइफर्केट हम लोग उसमें करेंगे, लेकिन दोनों का ही लेखा हम लोग रिसीट और पेमेंट अकाउंट में करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में क्वेश्चन भी बताया। हमें जहां तक विश्वास है कि आप लोगों के द्वारा कुछ प्रश्नों को हल भी किया होगा। अब आगे हम इस चैप्टर को बढ़ाते हुए कुछ नए चीज के बारे में बताएंगे, जैसे कि आगे अब हम लोग इस एनपीओ में चर्चा करते हुए जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को समझ चुके हैं, आगे छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं जिसको भी जानना आवश्यक होता है। इन छोटे छोटे टॉपिक से भी हमारा सवाल 3 मार्क्स 4 मार्क्स का परीक्षा में आता है, और इसका कंसेप्ट हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए भी आवश्यक है। इसमें एक टॉपिक आता है, वह है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कोष आधारित लेखांकन। ये कोष आधारित लेखांकन है कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी गैर व्यापारिक संस्था जो होती है वह उसे विभिन्न संस्थाओं से या विभिन्न समूहों से या विभिन्न समुदायों से, विभिन्न व्यक्तियों से, विभिन्न फर्मों से कोष की प्राप्ति होती है। इस कोष का अगर विशेष रूप से अगर किसी कार्य के लिए प्राप्त हुआ हो तो उसका अलग से लेखांकन मेंटेन किया जा सकता है। उसका उद्देश्य उस कोष का एक सेपरेट हिसाब किताब हमारा रखना होता है। इसमें हम लोगों ने जैसे कि लिखा, यह वह लेखांकन है जिसके अंतर्गत किसी विशेष कार्य के लिए प्राप्त फंड, यहां पर यह विशेष कार्य, अगर हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए फंड प्राप्त करते हैं गैर व्यापारिक संस्था में, तो उसका हम अलग से अकाउंटिंग यहां पर रखते हैं। फंड का हिसाब किताब अलग से रखा जाता है, जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैच फंड, प्राइज फंड, स्पोर्ट्स फंड, ईटीसी, इन सब का अलग से हिसाब किताब रखा जा सकता है। अब बात ये आती है कि इन फंड बेस्ड अकाउंटिंग का हम लेखांकन कैसे करेंगे, इसका संधारण कैसे करेंगे। इसके लिए हमने एक फॉर्मेट इसका जो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, जिसको यहां पर दर्शाया है। इसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड या प्राइज फंड या स्पोर्ट्स फंड या जो भी स्पेशल पर्पस फंड है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड, अगर इसको मैच फंड अगर माने। दूसरा, इसमें प्लस सेल ऑफ मैच, यानी कि उस फंड से संबंधित जो भी आय होती है उसको हम लोग इसी फंड में जोड़ते हैं, और उस पर्पस के लिए जो हमारा खर्च होता है वो ऑर्गेनाइज करने में उस फंड के लिए और उस फंड के द्वारा जो भी हमारा कार्य किया जाता है, उसके बाद उसमें जो खर्चे आते हैं उसको हम लोग यहीं पर घटाते हैं। जैसे कि ओपनिंग बैलेंस, यानी कि अगर पहले से हमारा उस पर्टिकुलर फंड में कुछ राशि है तो सबसे पहले उसको लिखेंगे। दूसरा है इसमें सेल ऑफ मैच टिकट्स, यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई मैच का ऑर्गेनाइज होता है और उस मैच में टिकट बेचा जाता है,
तो उस टिकट से जो पैसा आता है वो इसी मैच फंड में ही हमारा जुड़ेगा। तो प्लस में हो गया सेल ऑफ मैच टिकट्स प्लस डोनेशन फॉर मैच फंड, यानी कि जो मैच हमारा टूर्नामेंट या मैच जो आयोजन होता है उसमें अगर हमको फंड मिला तो उस फंड को भी हम लोग यहाँ पर उसी में जोड़ देंगे। प्लस इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है, कभी कभी संस्थाएं अपने पास जो मैच फंड है उसको कहीं इन्वेस्ट कर देती है, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर लगा देती है, और जब हम पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमें कुछ इंटरेस्ट की प्राप्ति होती है। तो अगर मैच फंड का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट किया गया है तो उस इन्वेस्टमेंट से जो भी इंटरेस्ट की प्राप्ति होगी वो भी इसी में जोड़ दिया जाए। तत्पश्चात इतना जोड़ने के बाद हम लोग जो मैच का आयोजन किया गया उसमें जो खर्च आते हैं वो मैच एक्सपेंस को यहां हम लोग घटा देते हैं। मैच एक्सपेंस घटाने के बाद जो हमारा राशि शेष बचता है वह बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, क्योंकि कोई भी फंड हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में होता है, वो रिजर्व फंड हो, मैच फंड हो या अन्य कोई फंड हो। तो इसलिए नीचे हमने फिर लिखा जो मैच एक्सपेंस घटाने के बाद जो राशि हमारा बचेगा अमाउंट वह शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाई जाएगा। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको हम लोग को जानना है कि अगर मान लिया जाए कि कभी कभी मैच फंड और जो हमको आय हुआ दोनों मिला करके जो राशि यहां पर जो जैसे कि हमने यहां दिखाया टोटल, इससे जो टोटल हमारा मैच फंड प्राप्त हुआ या जो आय हुआ उससे मैच एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, तब हम क्या करें, मैच एक्सपेंस यानी कि मैच का आयोजन करने का जो खर्च है वो हमारा अधिक हो गया। ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो इसको हम नोट में आगे में यहां लिख देता हूं कि यदि मैच एक्सपेंस फंड तथा इससे संबंधित प्राप्तियों को जोड़ने के पश्चात इसमें मैच एक्सपेंस को घटाने के पश्चात शेष यदि बच जाए तो इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस में दिखाएंगे। कहने का मतलब है कि यदि हमारा जो मैच फंड से राशि प्राप्त हुआ या इससे जो आय हुआ इससे अधिक अगर हमारा मैच का खर्चा हो जाए तो अधिक खर्च होने की दशा में
वह जो अधिक राशि खर्च में जो बचता है उस अधिक राशि को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड में दिखाते हैं। नहीं तो अगर हमारा मैच फंड अगर बच जाए तो इसे हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, क्योंकि जब कोई मैच फंड पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए हो तो उसे हम लोग बैलेंस शीट में ही इसे दिखाया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ ने देखा कि अगर मैच फंड या कोई फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जहां हमें किसी स्पेशल पर्पस के लिए विभिन्न तरह के फंड की प्राप्ति होती है, उसका हम लोग अलग अलग हिसाब रख सकते हैं और उसका रखने के लिए हमारा एक जो फॉर्मेट है मैच फंड का वो इस तरह से, इस टॉपिक से 3 से 4 मार्क्स का सवाल एग्जाम में आता है और इसका कंसेप्ट को समझना भी आवश्यक है। यहाँ पर कुछ बातें और हमें चर्चा करनी है इससे संबंधित। कभी कभी ऐसा होता है कि मैच फंड नहीं होता है, यानी कि पहले से हमारा कोई फंड नहीं है और मैच से कोई इनकम भी नहीं है और खर्च अगर हो जाए तब हम लोग क्या करें। तो अगर पहले से कोई भी मैच फंड नहीं है और खर्च हो रहा है मैच में या टूर्नामेंट के आयोजन में और उससे कोई इनकम नहीं है, सिर्फ खर्च है, तो उस खर्च को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। अगर हमारा पहले से फंड है और उससे कुछ इनकम है तभी वो बैलेंस शीट में आएगा, उसको जोड़ करके मैच से संबंधित जो खर्चे हैं उसको घटा करके जो शेष बचेगा वो बैलेंस शीट में हमारा लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। और यहां पर नोट में हमने ये भी लिख दिया कि अगर मैच एक्सपेंस हमारा मैच फंड और उससे आय दोनों को जोड़ने के बाद मैच एक्सपेंस को घटाएंगे और अगर कहीं मैच एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, अधिक हो गया, तो उतना जो मैच एक्सपेंस हमारा है वो भी हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको हम दिखाएंगे। इतना के बाद अब हम लोग कुछ इससे संबंधित केसेस लेंगे, अलग अलग केसेस लेंगे ताकि इस टॉपिक को और हम लोग क्लियर रूप से समझ सकें। इसमें हम लोग आगे लिखते हैं सो हाउ यू डील विथ द फॉलोइंग आइटम्स related to match fund. So, how you deal with the following items related to match fund? हम लोग इसमें से कुछ केसेस को जानेंगे जिससे हमारा ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। केस 1 में लिखते हैं प्राइस अवॉर्डेड ₹5,000, यानी कि हमारा कोई एक गैर व्यापारिक संस्था है और वह उस गैर व्यापारिक संस्था जो है वो खेलों का आयोजन करती है और उस खेल के आयोजन के दरमियान
एक टूर्नामेंट आयोजन हुआ जिसमें हमने प्राइज का वितरण किया 5 लोगों और हमारे पास पहले से कोई भी इस आयोजन से संबंधित फंड हमारे पास नहीं है और न ही इस आयोजन को करने से हमें कोई इनकम की प्राप्ति होती। लेकिन हमने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हमने प्राइज का वितरण किया 5,000। तब इसे हम लोग किस प्रकार इसको दिखाएंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसे हम लोग किस प्रकार इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैंने बताया है कि जब कभी भी अगर सिर्फ खर्च हो, यानी कि पहले से फंड ना हो, तो इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पर इनकम नहीं है, जिसमें हम लोग अगर कोई इनकम रहता या फिर फंड रहता तो इसको हम लोग बैलेंस शीट में दोनों को इनकम को जोड़ करके फिर इस एक्सपेंस को घटाते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस है, तो इस एक्सपेंस को हम लोग कैसे डील करेंगे? इसको हम लोग, क्योंकि यहाँ पर कोई इनकम इससे संबंधित नहीं है, हम लोग इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही इसको हम लोग दिखाएंगे। तो इसे दिखाने के लिए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट लेना होगा। एक्सपेंडिचर और इसे हम एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारा जो डेबिट साइड है वो एक्सपेंडिचर का होता है, क्रेडिट साइड इनकम का होता है, जिसकी चर्चा हम आगे जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का चर्चा करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फिलहाल हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग में प्राइज फंड या मैच फंड या कोई स्पेशल पर्पस का फंड हो उसके बारे में जानते हैं। तो एक्सपेंडिचर में इसे लिखेंगे टू प्राइज अवार्ड 5। इस तरह से इसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ इससे संबंधित कोई भी इनकम नहीं है, सिर्फ खर्च है। तो पहला केस यह हुआ। आगे हम लोग दूसरा केस भी ले सकते हैं। दूसरा केस ले सकते हैं हम लोग मैच फंड। ₹80,000 सेल ऑफ मैच टिकट्स 10,000 मैच एक्सपेंस ₹25,000। अगर हम केस 2 में देखें तो यहां हमारे पास मैच फंड भी है, मैच को आयोजन करने में कुछ इनकम भी जनरेट हुआ है और मैच का एक्सपेंस भी है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? यहां पर देखने से प्रतीत होता है कि हमारा जो मैच फंड है पूर्व से और जो मैच के टिकट बेचने से जो हमें इनकम हुआ है, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उससे हमारा मैच एक्सपेंस कम है। यानी कि मैच एक्सपेंस यहां पर 25,000 रुपया है, 25,000 माने हैं। ऐसे केस को हम लोग क्या करेंगे? इसे हमें बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इसके लिए हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट लेना होगा।
इधर हम लोग बैलेंस शीट में हम लोग बाएं साइड लायबिलिटी लिखते हैं। ये हमारा बैलेंस शीट का एक स्पेसिमेन है, नमूना है। इसका हम लोग डील कैसे करेंगे इस केस का? सबसे पहले हम लोग नेट फंड, जो हम लोग फॉर्मेट में भी देख चुके हैं, उसे लिखेंगे। मैच फंड जैसे कि यहाँ 80,000 रुपया प्लस सेल ऑफ मैच टिकट्स, सेल ऑफ मैच टिकट्स 10,000 को जोड़ देंगे तो ये 90,000 हो गया। इसमें हम लोग मैच एक्सपेंस को घटा देंगे। मैच एक्सपेंस हमारा है 25,000, इसको घटा देंगे। जो बचा वो हमारा ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। तो यहां पर बच गया हमारा 65,000। ये हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। इस तरह से हम लोग यहां पर दो केस के बारे में जाने। पहला जहां पर सिर्फ प्राइस दिया गया था उसके बारे में, और दूसरा हमारा था जहां पर पहले से फंड भी था। आगे हम लोग अब केस 3 की बात करते हैं। इस मैच फंड में केस 3 में हमने लिखा है मैच फंड 80,000, सेल ऑफ मैच टिकट्स 20,000, मैच एक्सपेंसेस 1,25,000। यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो पहले से हमारे पास मैच फंड में राशि 80,000 रुपया था। 20,000 रुपया का उस मैच को आयोजन करने में हमें इनकम हुआ है। टोटल प्राप्ति हमारे पास 1 लाख है। लेकिन अगर मैच एक्सपेंस को देखते हैं तो हमने 1,25,000 रुपया खर्च कर दिया उस टूर्नामेंट को आयोजन करने में। यहां पर क्या हमने समझा है कि मैच फंड से या उससे जो इनकम है दोनों का अगर जोड़ देते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारा मैच एक्सपेंस है, खर्चे ज्यादा है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? मैंने पहले ही बताया कि जब भी मैच फंड या मैच फंड से जो इनकम हुआ जोड़ने के बाद अगर हमारा एक्सपेंस अधिक हो जाए तो उसे हम लोग बैलेंस शीट में ना दिखाकर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। तो इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे और इनकम और एक्सपेंडिचर बना लेते हैं। इनकम एंड expenditure account of for the year ending 31st December. Expenditure amount, income amount। इसका वर्किंग अगर कर लें इस सवाल का, मैच फंड 80,000 प्लस सेल ऑफ मैच टिकट्स सेल ऑफ मैच टिकट्स 20,000, दोनों को मिलाकर 1 लाख रुपया होगी। माइनस कर देंगे हम लोग यहां मैच एक्सपेंस 1,25,000, एक्सेस एक्सपेंस सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और ये राशि क्या बचती है 25,000, है ना। इसे हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखाएंगे। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, टू मैच एक्सपेंस 25। क्लियर है कि जब हमारा कोई भी मैच फंड से या मैच फंड के अलावे जो उसका इनकम है उससे हमारा मैच एक्सपेंस अधिक हो जाता है, ऐसी स्थिति में दोनों को जोड़ने के बाद जो एक्सपेंडिचर इसको घटा देंगे, जो एक्सेस एक्सपेंस बचेगा वो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में इसे दिखाया जाएगा। तो इस केस को हम लोगों ने समझा। अब इससे संबंधित और अलग कुछ केसेस हैं जिसको हम लोग यहां पर जानेंगे। हम लोग केस 4 लेंगे। केस 4 में हम लोग लिखते हैं मैच फंड 80,000, मैच फंड इन्वेस्टमेंट 80,000। इसे हम लोग एट द रेट ऑफ 9% अगर इन्वेस्ट किए हो, या कुछ भी हम लोग इसमें 8% 9-10 हो सकता है। इसके बाद सेल ऑफ मैच टिकट्स 15,000, सेल ऑफ मैच टिकट्स 15,000 और मैच एक्सपेंस 45,000। अगर इस तरह से केस हमारा हो तो इसे हम किस प्रकार से डील करेंगे, किस प्रकार से इसे हम दिखाएंगे। सबसे पहले यहां पर चूंकि मैच फंड को इन्वेस्ट हल करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट लेंगे। यहां पर ये मान लिया गया है ये जो 9% में इन्वेस्ट किए हैं हमने मैच फंड में, ये पूरा इंटरेस्ट प्राप्त हो चुका है। अगर ऐसा मान लिया जाए तो बैलेंस शीट ऑफ डैश डैश एज ऑन 31st डैश लायबिलिटीज amount, assets, amount। सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड में मैच फंड लिखेंगे। मैच फंड हमारा 80,000 है, 80,000 प्लस इंटरेस्ट रिसीव 9% इन्वेस्टमेंट है तो 80,000 इंटू 9/100 7,200। इसको हम लोग जोड़ देंगे प्लस सेल ऑफ मैच टिकट्स, सेल ऑफ मैच टिकट्स 15,000 है, इसे हम लोग जोड़ देंगे। इस तरह से टोटल हमारा हो गया 200 1,02,200। इसमें हम लोग मैच एक्सपेंस को घटा देंगे
और मैच एक्सपेंस हमारा है 45,000। घटाने के बाद जो शेष बचेगा हम लोग इसको कॉलम में लिख देंगे। $57,200। और जो मैच फंड इन्वेस्टमेंट है इसे एसेट्स में दिखाया जाएगा। मैच फंड इन्वेस्टमेंट 80,000। इस तरह से इसे हम लोग डील करेंगे। अगर हमारा मैच फंड हो, मैच फंड इन्वेस्टमेंट हो, सेल ऑफ मैच टिकट्स और मैच एक्सपेंस सारा इसमें था, तो इसे हम लोग किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले मैच फंड, मैच फंड प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस सेल ऑफ मैच टिकट्स सारे इनकम को जोड़ करके मैच एक्सपेंस को हम लोगों ने घटा दिया। मैच फंड इन्वेस्टमेंट जो था उसे हम लोगों ने एसेट साइड में लिखा। इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा और हम लोग डीप में जाएं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो हमने इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट किया है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उतना इनकम हमें नहीं प्राप्त हुआ। सपोज दैट इसी क्वेश्चन में अगर लिख दें, आगे थोड़ा सा जोड़ दें, इंटरेस्ट रिसीव्ड या इसको मैं पहले मिटा दूं, अगर इसी में अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो इंटरेस्ट रिसीव के बारे में भी जोड़ सकते हैं। इंटरेस्ट रिसीव ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट ₹50,200। अगर ऐसा हो तब हम लोग क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम लोग इसको एक बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट ऑफ डैश डैश एज ऑन 31st डैश डैश liabilities सबसे पहले हम लोग इधर मैच फंड लिखेंगे। मैच फंड 80,000 प्लस सेल ऑफ मैच टिकट्स $15,000 प्लस इंटरेस्ट। यहां पर इंटरेस्ट जो हम लोग लिखेंगे, इंटरेस्ट का यहां दो स्थिति है। टोटल इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट हुआ 80,000 इंटू 9% यानी कि 7,200, जिसमें से हमें इंटरेस्ट जो प्राप्त हुआ है इसको अगर घटा दें, इंटरेस्ट रिसीव्ड 50,200 तो शेष 2,000। ये जो 2,000 बच रहा है यानी कि इंटरेस्ट तो हमारा अर्न हो चुका है, लेकिन नकद में कैश में भी वो प्राप्ति नहीं हुआ है,
जिसको हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट भी कहते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट या अर्न इनकम, यानी कि इनकम हमारा जनरेट हो गया लेकिन अभी हमें उसकी प्राप्ति नहीं हुई। तो क्योंकि हमारा अकाउंटिंग जो है वो एक्रूअल बेसिस पर बनता है, यानी कि अगर कोई इनकम जनरेट हो गया भले वो कैश में प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, अगर इनकम हमारा जनरेट हो गया तो उसे हम इनकम मानते हैं और उसे जोड़ेंगे। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन मैच फंड। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्राप्ति हुआ है 5200 और जो इनकम हमारा जनरेट हो गया है, यानी कि जो जनरेट हुआ लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ है, एक्रूड है, वो है हमारा 2000। इस तरह से जोड़ देंगे तो 7200 हो गया। टोटल हम लोग इसको जोड़ देंगे, इसमें हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस मैच एक्सपेंस। मैच एक्सपेंस जैसा कि पहले से ही हमारा दिया हुआ है 45,000, घटा देंगे 200, 57,200 और एसेट साइड हमारा आएगा मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैच फंड इन्वेस्टमेंट 80,000 और इंटरेस्ट एक्रूड, जो इंटरेस्ट हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है वो हमारा करंट एसेट्स की तरह है, वो चूंकि अभी कैश नहीं मिला तो उसे इंटरेस्ट एक्रूड के रूप में दिखाएंगे और ये हमारा इसमें 2000 ये हमारा बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। इस तरह से डिटेल हम लोगों ने इसको जाना कि मैच फंड के बारे में। पहले इसका हम लोग फॉर्मेट को लिखे, फॉर्मेट के बाद उसके विभिन्न केसेस को, जिसमें 4 केसेस के बारे में हम लोग चर्चा किए, 1, 2, 3, 4, फोर्थ में हमारा सारा जो भी डिटेल्स है मैच फंड के बारे में, इसके बारे में हम लोग जाना। इसमें मैच फंड, मैच एक्सपेंस, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इसमें इंटरेस्ट हमारा टोटल प्राप्त नहीं हुआ था, कुछ है इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, कुछ एक्रूड है, सभी के बारे में उसका क्या ट्रीटमेंट होगा जिसको हम लोगों ने इस प्रश्न में देखा। तो बच्चों मैं इसमें बता रहा था कि मैच फंड हमारा पहले से है, उसको हमने इन्वेस्ट भी किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, सेल ऑफ मैच टिकट 15,000 है, मैच एक्सपेंस 45,000 है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट हमारा 5200 है। इसे हम कैसे डील करेंगे? सबसे पहले तो बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में हम लोग मैच फंड को लिखेंगे और जो उससे संबंधित इनकम है उसको जोड़ेंगे, जैसे कि सेल ऑफ मैच टिकट्स, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड हमारा जैसे कि दिया हुआ था 5200 को हमने जोड़ा, प्लस 5200 जोड़ा और टोटल जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो 80,000 का 99% 7200 है, जहां हमको इंटरेस्ट की प्राप्ति हुई है वो 5200 हुई थी। हमने यानी कि 2000 इसमें इसको माइनस किए, तो ये जो 2000 है वो इंटरेस्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, जिसको हम लोग एक्रूड इनकम कहते हैं। और चूंकि अकाउंटिंग हमारा एक्रूअल बेसिस पर बनता है, अतः उसे भी हमको कंसीडर करना होगा और इस एक्रूड इंटरेस्ट को हमने यहाँ पर जोड़ा दोनों, और इस तरह से हमारा टोटल जो इनकम हो गया वो 1,02,200, जिसमें हमने मैच एक्सपेंस 45,000 घटा दिया, तो जो शेष बचा वो हमारा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में 57,200 आया। और इससे संबंधित एसेट साइड में भी आएगा, वो है मैच फंड इन्वेस्टमेंट 80,000 और जो इंटरेस्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है इंटरेस्ट एक्रूड, उस 2000 को भी हमें यहाँ पर दिखाना होगा। इस तरह से हमने आज डिफरेंट केसेस ऑफ मैच फंड के बारे में चर्चा किया, जिसमें 4 केसेस हम बताए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये मैच फंड का या फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कंसेप्ट कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। इससे संबंधित और भी प्रश्न है जिसे आप लोग प्रैक्टिस करिए
रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी बुक्स में आपको सवाल बहुत सारे मिलेंगे, जिससे कि आपको इस मैच फंड का कंसेप्ट को समझना है, बेहतर तरीके से इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 3 से 4 मार्क्स का सवाल इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारा आता है। आगे हम लोग और भी कुछ बातें हैं जिसको हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।